हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। तो इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां भी रहती है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो इस टॉपिक का नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दुनिया भर में लाखों लोगों को इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि मतलब बस आप में पाया जाता है या किसी में पाया जाता है। बहुत ही कॉमन परेशानी है, बहुत लोगों में पाया जाता है। बहुत सारी परेशानियां उसके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, इंसान के मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट डालता है, डिप्रेशन हो सकता है, टेंशन में रहते हैं इंसान, स्ट्रेस में आते हैं। तो इस वीडियो का गोल ये है कि आप लोग जानेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है, इसका प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, जो इसके लिए जो टेस्ट अवेलेबल है क्या क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कब बोला जाता है? जब आप एक इरेक्शन अचीव ना कर पाए, आपका इरेक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है या आप इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ही आपका इरेक्शन बंद हो जा रहा है, आपका मेंटेन नहीं हो रहा है, उसे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोला जाता है। तो जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम ईडी भी बोलेंगे इस वीडियो में। जब ईडी होता है तो बहुत लोग परेशान होते हैं, पर ये बहुत ही कॉमन होता है। लगभग 5 में से 1 इंसान को कभी ना कभी लाइफ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ रहता है। तो बहुत अनकॉमन परेशानी नहीं है, बहुत कॉमन परेशानी है और इसका इलाज हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बस ओल्ड एज में नहीं पाया जाता है, यंग एज में भी पाया जाता है, एडल्ट एज में भी पाया जाता है। ये जो ईडी के कॉजेस होते हैं, पहले आते हैं फिजिकल कॉजेस। फिजिकल कॉजेस में आते हैं पहले कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज जैसे कि हाई बीपी, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। इसमें जो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं वो आपके पेनिस में ब्लड फ्लो की मात्रा बहुत कम कर देती है, उससे ईडी हो सकता है। उसके अलावा आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आपकी जो ब्लड की शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मतलब धीरे धीरे आपके जो नर्व्स होते हैं उसको डैमेज करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और ईडी हो सकता है। तीसरा होता है ओबेसिटी। अगर वजन बहुत ज़्यादा है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर सकता है और ईडी करा सकता है। उसके बाद आते हैं बाकी हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर कम है या हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की मात्रा कम है तो ईडी करा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज है, ये सब भी ईडी करा सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो मेडिसिन्स होते हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो बीपी के लिए दवाइयाँ होती हैं, वो ईडी करा सकती है। अगर आप कुछ नशा कर रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, निकोटिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो ईडी करा सकते हैं। उसके अलावा जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करा सकती है। ऐसे बहुत सारे जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। फिजिकल कॉजेस के अलावा साइकोलॉजिकल कॉजेस के बहुत ज़्यादा रोल होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। साइकोलॉजिकल कॉजेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है स्ट्रेस का। जब इंसान स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, एक बॉडी का फ्लाइट और फाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, जो मतलब इनहेरेंट होता है हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ये सब हमारे बॉडी में बहुत मात्रा में सीक्रेट होते हैं और हमें तैयार करते हैं कि अगर कुछ डेंजर है तो हम उसे सामना करें, फेस करें। तो उसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोला जाता है। ये सब हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं, ये मतलब हार्ट रेट बढ़ाते हैं और हार्ट को मतलब ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेंगे, मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेंगे। तो उस टाइम बाकी ऑर्गन्स, जैसे कि रिलेटिवली नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स है, जैसे कि पेनिस में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो आप जितने स्ट्रेस में रहेंगे, ब्लड फ्लो पेनिस में उतना कम रहेगा और आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि क्रोनिक स्ट्रेस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका टाइटनिंग हो जाता है, बहुत स्टिफ हो जाते हैं। अगर स्टिफ हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा पेनिस में और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। उसके अलावा क्रोनिक स्ट्रेस में कोर्टिसोल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में। जब कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बॉडी में कम हो जाता है।
टेस्टोस्टेरोन का रोल रहता है लिबिडो में, जो सेक्सुअल अर्ज होता है, इच्छा होता है, और सेक्सुअल फंक्शन में। अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई है तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन आएंगे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आएंगे। और एक कॉन्सेप्ट होता है माइंड और बॉडी कनेक्शन। आप दिमाग में क्या सोच रहे हैं वो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मतलब एक बार आप आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, उसके बाद आपको एंग्जाइटी कितना हो रहा है वो भी मैटर करता है। अगर कम एंग्जाइटी हो रहा है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली और फ्यूचर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जियस हैं, तो आपके बॉडी को फिर से वो इम्पैक्ट करेगा, आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फिर से होगा। तो आप फिर से घबरा जाएंगे, आप फिर से परेशान होंगे, फिर से एंग्जियस होंगे। तो एक विशियस साइकिल में वो लगा रहता है। आपका एंग्जाइटी हो रहा है, आपका इसीलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, फिर से एंग्जाइटी हो रहा है। तो उस एक विशियस साइकिल में आप घूमते रहेंगे, उससे कभी निकल नहीं पाएंगे। ये होता है माइंड और बॉडी कनेक्शन। और ये भी देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर स्ट्रेस में तो ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बिंज ईटिंग खाएंगे, खाना बहुत ज़्यादा ऑर्डर करके इरेगुलर खाना खाएंगे। तो इस सब से आपके जो हेल्थ पे इम्पैक्ट तो रहता ही है, फिजिकल हेल्थ पे। जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, तो आपके फिजिकल ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। उसके साथ आपके जो सेक्सुअल हेल्थ पे भी वो इफेक्ट करता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन आएंगे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपके आएंगे। और कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस होते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, उसमें इंसान हमेशा एक प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। उस सब केसेस में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पाए जाते हैं, क्योंकि वो इंसान मेंटली पूरे फिट फील नहीं करते, इसीलिए जो उनका लिबिडो होता है कम होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, कुछ लोगों का प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी होता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रिलेशनशिप इश्यूज। आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। अगर आप रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ फ्रिक्वेंटली झगड़ा रहता है, उनके साथ आपका मन नहीं मिलता, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं, बहुत सारे अगर कन्फ्लिक्ट है आपके पार्टनर के साथ, तो आप में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पाए जा सकते हैं। एक ऐसा साइकोलॉजिकल केस है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक मेल आए थे, 35 ईयर्स के ओल्ड मेल, फिजिकली फिट, ओवरवेट नहीं थे, ना ही अल्कोहल लेते थे, ना ही स्मोकिंग करते थे। तो उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्टार्ट हुआ। तो बहुत डॉक्टर कंसल्ट किए, सिल्डेनाफिल खाए, डॉपलर स्टडी किया गया, टेस्टोस्टेरोन की लेवल भी नॉर्मल था, जितने भी ब्लड पैरामीटर सब नॉर्मल थे। बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जब मेरे पास आए तो उनसे बात हुई, तो धीरे धीरे ओपन अप हुए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी बातें, लाइफ में कैसा है। तो पता चला कि उनके जो वाइफ हैं, पार्टनर हैं, उनके कुछ एक्टिविटीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। उनके वाइफ कभी कभार सोशल मीडिया में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बातें करते थे। तो जब से ये सब बातें उनको पता चला, वो अपने वाइफ से कुछ नहीं बोले, कन्फ्रंट नहीं किए उन्हें कि आप अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आप मत कीजिए, पर वो बोल नहीं पाए। पर उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसी बीच स्टार्ट हो गया था। तो उनको काउंसलिंग किया गया, उनको बोला गया कि कन्फ्रंट करो, आप अपने जो फीलिंग्स, आपको कैसा फील हो रहा है उसके बारे में बताओ। तो धीरे धीरे वो कन्फ्रंट किए, दोनों के बीच जो प्रॉब्लम था उसका क्लैरिटी आया है। तो अभी उनका कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज पाए जाते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, और उनका असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो बहुत टाइम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अनट्रीटेड होकर रह जाते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट जानने से पहले मैं प्रिवेंशन के बारे में बात करूंगा। तो कुछ चीज़ें इस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपका जो डाइट है बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। हमारे जो इंडियन हाउस होल्ड के डाइट्स होते हैं यूजुअली कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, जैसे कि चावल बहुत ज़्यादा होता है, रोटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब की मात्रा आप थोड़ा कम करके उसमें प्रोटीन थोड़ा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉनवेज अगर खाते हैं, बॉइल्ड एग ऐड कर सकते हैं, ऑमलेट ऐड कर सकते हैं, फिश ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड चिकन ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, उसमें क्या ऑप्शन है, पनीर है, दही है, टोफू है, ये सब ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स की आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं।
शुगर जितना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना रेस्ट्रिक्ट करें, वो अच्छा है। और जो मतलब जंक फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसको मतलब टोटली अवॉइड करना ही ठीक है। अगर आप मतलब मीठा खाना पसंद करते हैं, स्वीट्स खाना पसंद करते हैं, तो कभी कभार खा सकते हैं, मंथली 2 मंथली खा सकते हैं, पर रेगुलर अच्छा नहीं है। तो ये सब एक हेल्दी डाइट का पार्ट होना चाहिए। उसके अलावा आता है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटी रेगुलर नहीं करेंगे, जैसे कि मतलब एरोबिक एक्सरसाइज है या मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा। तो हार्ट हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अगर इंप्रूव नहीं होगा तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा, और पेनिस में अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ईडी हो सकता है। और दो चीज़ें हैं, जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग, वो दोनों को आपको क्विट करना है, क्योंकि अल्कोहल स्मोकिंग आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे। अगर ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, नर्व्स डैमेज होंगे, तो आपके ब्लड फ्लो कमी होगी और आपको ईडी हो सकता है। उसके अलावा आता है मैनेज योर स्ट्रेस प्रॉपरली। जो स्ट्रेस होता है, इंसान मतलब एक्सट्रीम ना होने तक कुछ स्टेप लेते ही नहीं। आप डे टू डे मतलब जो एक्टिविटी में स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसे माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है या योगा है। ऐसी कोई भी टेक्निक आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रेस को चेक में रखिए, तो फ्यूचर में ईडी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। उसके अलावा जो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हैं, जैसे कि आपका अगर डायबिटीज़ है, बीपी है, तो रेगुलर ब्लड शुगर चेकअप, बीपी चेकअप है, या जो लिपिड प्रोफाइल होता है, कोलेस्ट्रॉल चेकअप, ये मतलब जो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं रेगुलर कराना जरूरी रहता है। अगर बहुत लोग जो परेशान होकर हमारे पास आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से, मतलब रिपोर्ट सब देखने के बाद उन्हें समझाते हैं कि आपका ट्रीटमेंट ये प्लान है, आपको स्मोकिंग क्विट करना है, आपको गुटखा खाना बंद करना है, आपको अल्कोहल बंद करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको अच्छा डाइट लेना है। अगर हम बोलते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब इतना पैसा खर्च का करके डॉक्टर के पास आए हैं, और मतलब ऐसे मतलब जेनरिक चीज़ें डॉक्टर बोल रहे हैं, पर फैक्ट वही है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि मतलब आप कोई ऐसी दवाई दे दो, उससे मतलब जादू हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए, हमें कुछ मेहनत ही ना करना पड़े। पर जो सेक्सुअल हेल्थ होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है, मेनली फिजिकल हेल्थ का एक ट्रांसलेशन होता है। अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका सेक्सुअल हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप कोई भी दवाई खा ले तो मतलब उससे मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट यूजुअली नहीं होता। आपका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। अगर आप मतलब अच्छे से रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बस दवाई खाते रहेंगे, जब दवाई बंद करेंगे फिर से प्रॉब्लम आ सकता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, जैसे कि आपका अच्छा डाइट हो, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो, और कुछ स्मोकिंग या अल्कोहल ना हो। उसके अलावा जो मेडिसिन आते हैं, जैसे कि मतलब PD5 जो ग्रुप के मेडिसिन होते हैं, जैसे कि वाइग्रा होता है, सिल्डेनाफिल होता है, टाडालाफिल होता है, ये सब मेडिसिन होते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है। और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है या पास्ट में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उसके लिए साइकोथेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी भी यूज़ किया जाता है। और कुछ केसेस में वैक्यूम डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जो कि मतलब वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस होते हैं। वो पेनिस में ब्लड ड्रॉ करता है, पेनिस इरेक्शन में हेल्प करता है। और कुछ सीवियर केसेस में पेनाइल इम्प्लांट्स का भी रोल रहता है, या भास्कुलर सर्जरीज में बहुत रेयर केसेस में भास्कुलर सर्जरी भी किया जाता है। उसके अलावा कुछ इमर्जेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि शॉक वेव थेरापी या स्टेम सेल थेरापी। पर इवेंचुअली सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। आपके जो लाइफ को चेंज करेंगे, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, तो आपका सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव करेगा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए कौन कौन सा किस टाइप का एक्सरसाइज करें। देखिए, पहला होता है आपका वेट कितना है। आपका वेट ओवरवेट है या आप अंडरवेट है या नॉर्मल वेट में आते हैं। अगर आप ओवरवेट है तो आप स्टार्टिंग में अगर रनिंग करने लगेंगे तो आपके नी में इंजरी हो सकती है। तो आपके लिए मतलब डाइट कंट्रोल करके वेट लॉस करना भी साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका नॉर्मल वेट है तो आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। दिन में 8 से 10,000 स्टेप स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप थोड़ा रनिंग उसमें ऐड कीजिए, ब्रिस्क रनिंग ऐड कीजिए। उसके बाद मतलब साइमल्टेनियसली उसके बाद आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं मसल जो एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि पुशअप्स है,
प्लांक है, स्क्वाटिंग है। तो ये सब बेसिक एक्सरसाइज है जिसकी मतलब मसल को स्ट्रेंथ देता है और आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट कर सकता है। अगर आप ओवरवेट है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, ना कि मतलब स्टार्टिंग से ही ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग। तो डाइट का भी बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, जैसे कि मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट है तो आपका वेट लॉस सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आपका कार्बोहाइड्रेट लिमिटेशन में लेना है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में लेना है। प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, लगभग बॉडी वेट के कंपैरिजन में आपका, अगर आपका बॉडी वेट 50 केजी है तो आपको लगभग 0.5 से 0.7 या 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। जैसे कि 50 केजी है आपका बॉडी वेट तो लगभग 50 ग्राम प्रोटीन दिन भर में आपको लेना है। तो ये सब मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रिवेंशन भी हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है। थैंक यू।